हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट नंबर 2। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी कैटेगरीज यानी सिचुएशंस हो सकती हैं। आज की क्लास के अंदर एक और छोटा सा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर का कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर कई बार 3-3 नंबर में स्पेशल पॉइंट में भी आ जाता है और ऐसे 4 नंबर 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हाई और लो होने का मतलब क्या होता है। कई चीज़ों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है और कई चीज़ों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी कमोडिटी की हाई होगी या फिर लो होगी। देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है और कम हो जाता है, ध्यान से समझना, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है या कम हो जाता है और उसकी डिमांड में जितना ज्यादा रिस्पॉन्स होगा, यानी कि प्राइस कम होने से डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसे हम बोलेंगे उस गुड्स की डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक है। और प्राइस कम होने से, प्राइस बढ़ने से उस गुड्स का डिमांड जितना ज्यादा कम होगा हम बोलेंगे उसकी डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक है। सिंपल, प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड जितना ज्यादा बढ़ या कम हो जाता है उसको हम बोलेंगे कि उस कमोडिटी की डिमांड उतनी ही ज्यादा इलास्टिक है। अगर प्राइस के बढ़ने और कम होने से डिमांड पर ज्यादा असर नहीं पड़ता तो हम बोलेंगे भाई उस कमोडिटी के जो डिमांड है उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही ज्यादा लो है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ज्यादा होने और कम होने का मतलब क्या है। सिंपल, अगर प्राइस बढ़ता है और कम होता है और डिमांड में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स होता है तो हम बोलेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई, है ना। और इसी तरीके से अगर प्राइस में चेंज होता है लेकिन डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लो। ठीक है, तो अब हमारे को देखना है कि ये किन चीजों पर डिपेंड होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगा या फिर लो होगा। तो यहाँ पर जो मैंने ईडी लिखा है आंसर्स में यहाँ पर, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं लिखना होता, थोड़ा सा इसे पैराग्राफ के अंदर सेट करना होता है। ठीक है, तो वो आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। यहां पर मैंने दो नेचर ऑफ कमोडिटी, दो नेचर की कमोडिटी लिखी है। एक होता है नेसेसरी गुड्स और एक होता है लग्जरीज गुड्स, या फिर इसे हम लोग बोल देते हैं कि जो कंफर्टेबल गुड्स होते हैं हमारे लिए। नेसेसरी गुड्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, फूड हो गया, इसके अलावा सॉल्ट हो गया। तो ये सारे क्या हैं? मेडिसिन हो गए, ये नेसेसरी गुड्स हैं। देखो, नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है कि इनका प्राइस बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, इनकी डिमांड के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इनके प्राइस चेंज होने से इनकी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं होता, इसीलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है? बहुत ही कम होती है। क्लियर हुआ? लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार हो गया, बाइक हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, है ना, कपड़े हो गए, ये सारे किस में आ जाते हैं? लग्जरीज गुड्स में आ जाते हैं। तो लग्जरी गुड्स के अंदर क्या होता है कि जब इनका प्राइस चेंज होता है तो लोग इसकी डिमांड को बहुत तेजी से चेंज करते हैं। भाई, लोग बाइक ज्यादा तभी खरीदेंगे जब बाइक की रेट्स लोगों को कम दिखाई देंगे। ठीक है, आप दिवाली में ऑफर निकलता है टीवी के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर, एसी के ऊपर, तो लोग क्या करते हैं? ज्यादा खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस कम हो जाता है। तो याद रखना, लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनका प्राइस बढ़ने या कम होने से उनकी डिमांड पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी ज्यादा हाई होती है। अगले नंबर पे आते हैं हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। मार्केट के अंदर आपकी तरफ बिकने वाले कितने सामान है, यानी कि आपके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। देखो, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर सिर्फ मैं बेचता हूं या फिर मेरी तरह बस 1-2 लोग और बेचते हैं, तो एक बात बताऊं, मैं इसके प्राइस को अगर बढ़ा दूं या कम कर दूं तो कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं है, यानी कि इसके प्राइस बढ़ाने और कम करने से मुझे मेरी डिमांड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, अगर मार्केट में आपके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ही ज्यादा कम है तो प्राइस बढ़ाने और कम होने पर आपकी डिमांड को ज्यादा कोई खतरा नहीं है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर इस पेन को बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं तो मुझे संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसके प्राइस को बढ़ाऊंगा और कम करूंगा तो मेरी डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। सपोज दैट अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा देता हूं तो सारे लोगों का प्राइस कम है, सारे कस्टमर मेरे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब मैं जैसे ही प्राइस चेंज करूंगा मेरी डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो मोर सब्स्टिट्यूट्स मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई, और लेस सब्स्टिट्यूट्स मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट नंबर पे हमारा मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस का मतलब होता है कि हम किसी सामान को कितना इस्तेमाल करते हैं। देखो कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा जो करते हैं तो मैं उसमें मिल्क ले लेता हूँ, दूध का इस्तेमाल काफ़ी सारा होता है। जैसे चाय पीने में दूध का इस्तेमाल है, घर में बहुत सारी चीज़ें बनती है उसमें भी दूध का इस्तेमाल है। इसके अलावा दूध रात को पीते भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, मतलब ठीक है। तो एक बात बताओ, मिल्क का प्राइस बढ़ेगा और कम होगा तो लोग उसकी डिमांड को चेंज करेंगे, ठीक है, उसकी डिमांड को बहुत तेज़ी से चेंज करेंगे। सेम ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को ले लो आप। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज़ है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है, तो घर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी दिल्ली में तो 200 यूनिट फ्री कर रखी है। अभी बंदा बोल दे कि भाई 200 यूनिट मैं हटा रहा हूँ, मैं फ्री नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एकदम से महंगी होगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, लोगों को पता है यार इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत सारा यूज़ है, लोग क्या करेंगे, पंखा ज़्यादा चलने नहीं देंगे, एसी को संभाल के चलाएंगे, लाइट्स फालतू चलने नहीं देंगे, कूलर को संभाल के चलाएंगे, मतलब कम चलाएंगे, है ना। तो आप देखोगे कि जिस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है उसके प्राइस चेंज होने पर उसकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, यानी कि प्राइस चेंज होने से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी हाई। इसी तरीके से लेस यूज वाली चीज़ें, यानी कई चीज़ें ऐसी होती है ना जिनका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेस्टिवल हम लोग खरीदते हैं या किसी ओकेजन पे खरीदते हैं। जैसे खाने वाला जो खोया होता है उसे हम बहुत कम खरीदते हैं। तो एक बात बताओ, खोया कब खरीदा जा रहा है? साल में 2 बार 3 बार खरीदा जा रहा है। तो खोए का प्राइस अगर 50 रुपये बढ़ भी जाए तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो साल में 1-2 बार खरीदते हैं उसको, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल बहुत कम है और उसका प्राइस बढ़ जाए और कम हो जाए तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए प्राइस चेंज होने पर इन गुड्स की डिमांड में ज़्यादा कोई फर्क देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही कम होता है। एक आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ये चीज़ भी इफेक्ट करती है कि कंज्यूमर किसी चीज़ का हैबिचुअल है या नहीं है, ठीक है। अगर हमें किसी चीज की हैबिट लगी है तो उस चीज का प्राइस अगर बढ़ भी जाए और कम भी हो जाए तो भी हम उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही कम है, क्योंकि प्राइस चेंज होने पर मैं डिमांड को चेंज नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। जैसे शराबी है, तो शराबी को क्या है, शराब का नशे की लत लगी हुई है, ठीक है। तो शराब का रेट अगर बढ़ जाए या फिर कम हो जाए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अगर कंज्यूमर एडिक्टेड है किसी चीज को लेकर या हैबिचुअल है तो प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए पर उसकी डिमांड पर वो ज़्यादा फर्क नहीं डालता। इसका मतलब प्राइस चेंज होने पर डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वेरी लो। इसी तरीके से अगर कंज्यूमर एडिक्टेड नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो प्राइस चेंज होने पर डिमांड पर बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो कंज्यूमर हैबिचुअल नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, तो प्राइस चेंज होने पर डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर शराब महंगा हो जाए और बंदा कोई शौक से पीता है, वो बोलेगा भाई मैं नहीं पीऊंगा, वो डिमांड कम कर देगा क्योंकि उसको आदत थोड़ी ना लगी हुई है इस चीज़ की, ठीक है। अगले नंबर पर आता है हमारा प्राइस लेवल। देखो कुछ चीज़ों के प्राइस ना काफ़ी हाई होते हैं और कुछ चीज़ों के प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं। अब 1-2 रुपये 10-12 रुपये की कोई चीज़ है और वो अगर महंगी हो जाए, 1-2 रुपये उसके रेट बढ़ जाए तो हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हम उसको जितना खरीदते थे लगभग उतना ही खरीदेंगे। तो अगर कोई चीज़ बहुत ही सस्ती है तो उसके प्राइस के बढ़ने से और कम होने से हमारे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगे, इसलिए उसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ महंगी है, 7,000, 8,000, 10,000 की चीज़ है, ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम रेगुलर खरीदते हैं और उसका अच्छा खासा प्राइस है, तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा और घटेगा तो हम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जिन चीज़ों के रेट ज़्यादा होते हैं, जो हाई प्राइस वाली चीज़ें होती हैं, उनका प्राइस अगर बढ़ता है और कम होता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड को या तो बढ़ाता है या फिर कम करता है, यानी कि चेंज करता है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है। अगले नंबर पर टाइम पीरियड। देखो कई बार ना चीज़ों को खरीदने के लिए हमारे पास समय ज़्यादा होता है और कई बार कम होता है। अगर आपको कोई चीज़ इमरजेंसी में खरीदनी पड़ जाए और आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो सामने वाला इंसान अगर आपको महंगा भी देगा ना तो भी आप चीज़ खरीद लोगे। यानी कि अगर मेरे पास समय कम है तो मैं वेट नहीं कर सकता, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए मुझे डिमांड करनी ही पड़ेगी, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शॉर्ट पीरियड में बहुत कम होती है। लेकिन अगर मेरे पास अच्छा खासा समय है तो मैं वेट कर सकता हूँ कि भाई जब प्राइस कम होगी ना तब मैं इसकी डिमांड बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप प्राइस बढ़ने और कम होने पर उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाते हो। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप प्राइस बढ़ेगा तो आप डिमांड कम करोगे और प्राइस कम होगा तो आप डिमांड बढ़ाओगे, यानी कि
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हाई होती है। लेकिन शॉर्ट पीरियड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही कम होती है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए हमें खरीदना ही पड़ता है। अगले नंबर पे है इनकम लेवल ऑफ बायर। देखो जो बायर है ना, बायर का इनकम लेवल भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है या फिर तय करता है। अगर किसी की इनकम बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि कोई बंदा है जो थोड़ा कम पैसे कमाता है। अगर कोई बंदा कम पैसे कमाता है तो वो बहुत ही सोच समझकर खर्च करता है। वो जिन चीज़ों को खरीदता है, अगर उसके रेट बढ़ेंगे तो वो उसकी डिमांड को कम करने की सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जेब में पैसे कम है, उसकी इनकम कम है। लेकिन अगर कोई चीज़ सस्ती होती है तो वो उसको जल्दी जल्दी परचेज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम क्या है, कम है। तो जब किसी बंदे की इनकम बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जब किसी बंदे की इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है तो वो प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ाता है, और प्राइस जैसे कम होता है, और जब प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ाता है, और जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी कि ऐसे कंज्यूमर की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होती है। लेकिन जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कोई बंदा है जो बहुत पैसे कमाता है, यानी कि बहुत रिच है, तो अगर चीज़ों के रेट बढ़ जाए, कम हो जाए, तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, उसको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कपड़े महंगे हो रहे हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए, उनकी डिमांड में ज़्यादा कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। तो अमीर लोगों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम, और गरीब लोगों की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगले नंबर पे प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। आप किसी कमोडिटी पर कितने पैसे खर्च करते हो, ठीक है, आप किसी कमोडिटी पर कितने पैसे खर्च करते हो। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बहुत ही कम परचेज करते हैं, बहुत ही कम। तो अगर मैं किसी चीज़ को बहुत कम परचेज करता हूँ या फिर कभी कभार परचेज करता हूँ, तो उसका प्राइस अगर बढ़ भी जाए और कम हो जाए तो मुझे शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी इनकम का बहुत ही कम पैसा उसके ऊपर खर्च करता हूँ। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिस पर मैं अपनी इनकम का अच्छा खासा पैसा खर्च करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उसका प्राइस अगर कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ाऊंगा, और प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड को कम कर दूंगा। यानी कि अगर आप किसी चीज़ पर खर्चा बहुत कम करते हो तो उसका प्राइस बढ़ने घटने से आपको फर्क नहीं पड़ता, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करते हो तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा और कम होगा तो आप उसकी डिमांड को अफेक्ट करोगे, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर मैंने आपको समझा दिया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले कितने कॉजेज होते हैं, यानी कि कितने फैक्टर्स होते हैं। अगली क्लास के अंदर हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर इतना ही।